गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फेरेंक्सजाइटिस। फेरेंक्सजाइटिस जो टॉपिक है ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक टॉपिक है। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फेरेंक्सजाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फेरेंक्सजाइटिस होता है क्या। तो चलिए आगे हम देखते हैं। फेरेंक्सजाइटिस जो होता है वो एक लेयर होती है जो हमारी नाक के पीछे, मुंह के पीछे और गले के पीछे, मतलब पीछे की तरफ जो लेयर होती है उसको हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स के टिश्यू में अगर सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम फेरेंक्सजाइटिस कहते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो फेरेंक्सजाइटिस भी दो तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है एक्यूट, इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक फेरेंक्सजाइटिस। तो चलिए पहले हम देखते हैं। एक्यूट फेरेंक्सजाइटिस का मतलब है जब फेरेंक्स में इन्फ्लामेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और फिर वो जल्दी सही भी हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। और जो क्रोनिक फेरेंक्सजाइटिस होता है वो एक ऐसा कंडीशन है जो फेरेंक्स के टिश्यू में बहुत धीरे से चेंजेस स्टार्ट होते हैं, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, हमें बहुत जल्दी पता नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत टाइम बाद, जब एक बार वो इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है तो ट्रीटमेंट के बावजूद भी बहुत टाइम लगता है उस कंडीशन में सुधार आने में। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रोनिक फेरेंक्सजाइटिस। अगर हम बात करें इटियोलॉजी फैक्टर या कारण की, तो अब हम देखेंगे इसका कारण क्या हो सकता है जिसके वजह से जो फेरेंक्सजाइटिस है वो डेवलप होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फेरेंक्सजाइटिस के कारण क्या हो सकते हैं। तो जो फेरेंक्सजाइटिस है उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है बैक्टीरिया का। इसमें स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है, जिसको पार्टिकुलरली हम ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाई कहते हैं, या सिंपली कहें तो स्ट्रेप्टोकाई बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेरेंक्सजाइटिस होने की चांसेस होती है। अगर बैक्टीरिया कारण नहीं है तो वायरल भी एक कारण हो सकते हैं। वायरल की इन्फेक्शन की वजह से भी फेरेंक्सजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को फेरेंक्सजाइटिस हुआ है उन्हें अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस से, बहुत ज़्यादा ठंडी क्लाइमेट या ठंडी चीज़ें से अगर एक्सपोजर होता है तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं फेरेंक्सजाइटिस होने के। बहुत जल्दी गला खराब हो जाता है एंड देन फेरेंक्सजाइटिस में चेंजेस हो सकता है। तो ये सारे कुछ रीजंस है जो हम देखते हैं फेरेंक्सजाइटिस होने के बाद। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात किया जाए, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अभी हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या इसका है। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जैसे कि हमने अभी बैक्टीरिया के बारे में बोला, सबसे बड़ा रीज़न जो हमने कहा कि स्ट्रेप्टोकाई बैक्टीरिया है। तो अगर किसी भी कारणवश स्ट्रेप्टोकाई बैक्टीरिया फेरेंक्स में इंटर कर जाता है, मतलब बॉडी में इंटर कर जाते हैं और फेरेंक्स को क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो वहाँ पे पहले इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगेगा टिश्यू में, सूजन आने लगेंगे थोड़ी थोड़ी, और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो सेल है वो टिश्यू वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे। और वो ख़राब होगी तो फिर वहाँ पे ख़राब सेल या जो डेड सेल है उसके साथ फिर पस बनने लगेगा, और इन सारी चीज़ों की वजह से फेरेंक्स में एक सूजन आना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम फेरेंक्सजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षण की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसको हम लक्षण बोलते हैं।
तो अब हम लक्षण की बात करेंगे। तो फेरेंजाइटिस में जो लक्षण होता है उसको हम देखते हैं कि गले में बहुत ज़्यादा नुकीलेपन जैसा दर्द होता है, जिसको हम सोर थ्रोट कहते हैं। मतलब वो जो टिश्यू है उसका छिल जाना, वो सोर थ्रोट हो सकता है। व्यक्ति को फीवर हो सकता है, कफिंग, जुकाम, और साथ ही साथ जो नाक है, नाक का बार बार बहना, जिसको हम राइनोरिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत कॉमनली देखते हैं। इसी के साथ साथ हो सकता है कि इसी के वजह से हेडेक होना, और जो नोज के पीछे का फेरेंक्स है, जिसको हम नेजोफेरेंक्स कहते हैं, वो थोड़ा बहुत स्मेल में चेंजेस आ सकता है। फेस में थोड़ा बहुत चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है फीवर की वजह से। एंड साथ ही साथ जो निगलने की जो क्षमता है जो होती है चबाने की, उसमें भी बदलाव आ जा सकता है। तो ये जो ईचिंग, च्यूइंग इन डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वेलिंग वगैरह को हम डिस्फेजिया कहते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जिनको फेरेंजाइटिस होता है उनमें डिस्फेजिया हो सकता है, मतलब चबाने में, निगलने में ये सब दिक्कतें हो सकती है। साथ ही साथ बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में। तो ये सब थे लक्षण फेरेंजाइटिस के। अगर हम डायग्नोस्टिक एवल्युएशन की बात करें, तो देखिए आगे डायग्नोस्टिक एवल्युएशन की हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, कल्चर किए जाते हैं टिश्यू जो हम थ्रोट से ले सकते हैं, नाक से ले सकते हैं, और साथ ही साथ ब्लड का कल्चर कराया जा सकता है। और कल्चर करके ये पता किया जाता है कि वो स्ट्रेप्टोकाई बैक्टीरिया है या कोई और वायरस है, क्या रीजन है, कौन सा जीवाणु है जिसके वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये सारे चीज़ देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो जो मेडिकल मैनेजमेंट जो है फेरेंजाइटिस में, उसमें जो बैक्टीरिया की वजह से तो होता है तो उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं। वायरस की वजह से हो तो एंटीवायरल देते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर पेशेंट को एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं एजिटेशन हटाने के लिए। बहुत ज़्यादा अगर कंजक्शन हो रहा है तो डिकंजक्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ फीवर थोड़ा होने के चांसेस है यहाँ पे, तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, पैरासीटामोल वगैरह। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में भी दिया गया है। मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट के ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है फेरेंजाइटिस में, क्योंकि ये ज़्यादातर मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट हो जाते हैं, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है सर्जिकल मैनेजमेंट करने की। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो कोई भी चीज़ जिससे उनकी फेरेंक्स में इरिटेशन हो सकता है, जैसे स्मोकिंग करने से, अल्कोहल लेने से, या ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से जो म्यूकस का गाढ़ापन है वो कम हो सकता है, एंड साथ ही साथ जो वीकनेस है तो ट्रीट हो सकती है। और लास्टली हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो गुनगुने पानी में नमक डाल के गलगले लें, उससे जो सूजन है वो भी कम हो जाता है। सो ये नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो ये था फेरेंजाइटिस के बारे में। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू डिजीज को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।